कर्मचारी जो है 11,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं और फ्लीट 3500 का है और 1800 की फ्लीट स्ट्रेंथ के हिसाब से जो है हमारे पास स्टाफ है। हमारे पास गाड़ियों को रिपेयर करने वाले मैकेनिक हुए, ड्राइवर हुए, कंडक्टर हुए, दूसरे हुए, उनकी काफ़ी शॉर्टेज है। वो एक मसला है। 1000 के आसपास बसें ऐसी हैं जो कि ज़ीरो बुक वैल्यू की हैं, जिनको कि चलाया जा रहा है लेकिन रिप्लेसमेंट मांग रही हैं। और दूसरा ये है कि 2-3 फैसले हमने किए हैं। एक तो जो बाहर से वॉल्वो का नेक्सस काम कर रहा है यहाँ पे, उसमें हमने डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट की अध्यक्षता में कमेटी फॉर्म कर दी है। 15 दिन का उनको समय दिया है और दूसरे स्टेट्स के साथ हमारे एग्रीमेंट हैं गाड़ियाँ चलने के। लॉन्ग रूट पे शिमला दिल्ली, मनाली दिल्ली, धर्मशाला दिल्ली, ये जो लॉन्ग रूट है हमारे दूसरी स्टेट्स के साथ एग्रीमेंट्स हैं और उन एग्रीमेंट्स के मुताबिक अब बाहर की बसें रन नहीं कर सकती, दूसरी ये प्राइवेट बसें रन नहीं कर सकती। लेकिन पिछले 10 साल से हिमाचल प्रदेश में ये मुद्दा गूंज रहा है। लगातार बात हो रही है कि वॉल्वो के ऑपरेशंस हो रहे हैं और वो क्या टैक्सेस दे रहे हैं, प्रदेश के एक्सचेकर को कितना चूना लग रहा है। और HRTC की तो विवशताएँ हैं कि उनको बस में लॉग बुक भी मेंटेन करनी है, किराया भी फिक्स्ड रखना है, ऑडिट भी करवाना है और प्राइवेट वालों की ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। और वो जो है 8 बसें एट ए टाइम खोल देते हैं, 2 की सवारी हुई तो 2 में किराया कम करके चला देते हैं। कई तरह के हालांकि मैं नेक्सस वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं माफिया वर्ड अभी नहीं कह रहा हूँ। अदरवाइज जिस ढंग से चल रहा है हिसाब किताब, और इन ऑपरेटरों को भी मैं कह देना चाहता हूँ, सरकार की अथॉरिटी को अंडरमाइन करने की कोशिश मत करना, आंखें दिखाने की कोशिश मत करना। जिस ढंग से ये बसेस चल रही हैं, ठीक है 10 साल से चल रही होंगी, प्रदेश को बिना कुछ दिए, बिना टैक्स दिए, बिना कुछ जो है कौन से किस कैरियर में परिवर्तित करके चला रहे हैं, में आ रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम कायदे कानून भी है प्रदेश के रिसोर्सेज को रौंद के कोई ऑपरेशन नहीं कर सकता, वो हम देखेंगे। नंबर 2, पूरी देश दुनिया की गाड़ियां यहाँ रजिस्टर हो गई जो लग्जरी व्हीकल्स हैं, जो लंबी गाड़ियां हैं, जो 1 करोड़ की गाड़ी है, 2 करोड़ की गाड़ी है। ये तय हो गया कि एक कट ऑफ डेट तय थी कि वो देश में रजिस्टर नहीं हो सकती और हिमाचल प्रदेश में टैक्स कम था रजिस्ट्रेशन का। उन्होंने डॉक्यूमेंट फॉर्ज कर दिए, डॉक्यूमेंट फॉर्ज करके 1 करोड़ की गाड़ी 20 लाख दिखा दी, 10 लाख की दिखा दी, 15 लाख की दिखा दी। 2 करोड़ की गाड़ी जो है उसके डॉक्यूमेंट फॉर्ज कर दिए और उसके बाद वो गाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश में रजिस्टर हो गई। और हमने विपक्ष में भी ये मसला उठाया था। अब ये है कि ये गाड़ियाँ जो है देश के नामी घरानों के पास हैं, देश के जो चोटी के लोग हैं उनके नाम पे ये गाड़ियाँ हैं सब। एक शुरुआती अनुमान के मुताबिक तो शायद जब हमने कहा था 1-2 जगह का, तो 1500-1600 गाड़ियाँ सामने आई थी। आज भी आप दिल्ली चले जाओ, कोई 5 स्टार देख लो, आपको 5 स्टार के बाद जो गाड़ी मिलेगी वो हिमाचल नंबर की मिलेगी। हवाई अड्डे पे देख लो आप, लंबी गाड़ी कोई भी मिलेगी आपको हिमाचल नंबर की मिलेगी। मुंबई चले जाओ, वहाँ भी आप देख लो। तो जिसने कि ये हिमाचल प्रदेश में गाड़ियाँ रजिस्टर करवाई, हम पूरे जो ये स्कैम है इसको पर्दाफाश कर देंगे। ये सर कुछ पॉलिटिकल नेक्सस है? नहीं, मैं आज तारीख में कुछ नहीं कह सकता। मुझे ये मालूम है कि हिमाचल प्रदेश में
देश के चोटी के लोगों की गाड़ियां रजिस्टर हुई हैं, देश के नामी घरानों की हुई हैं, और देश की सबसे महंगी गाड़ियां जो है यहाँ रजिस्टर हुई हैं, औने पौने दाम पे हुई है। हाँ, और औने पौने दाम पे हुई है। सरकारी इंक्वायरी होगी सर? नहीं, हमने इसकी रिपोर्ट भी मंगवा ली है, वॉल्वो की रिपोर्ट्स भी मंगवा ली है। हम ट्रांसपोर्ट में पूरी पारदर्शिता लाने के पक्षधर हैं। हम यहाँ, अगर हमें यहाँ पे ईश्वर ने बिठाया है, देवभूमि है ये, और देवभूमि में हम चाहते हैं कि ट्रांसपोर्ट की सारी तस्वीर प्रदेशवासियों के समक्ष हम रखेंगे। प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स, प्राइवेट बसें हमने कैसे चलानी है, HRTC हमने कैसे चलानी है, ये हमारे जो RTOs हैं, MBIs के दफ्तर हैं, इनमें से भ्रष्टाचार को कैसे समाप्त करना है, दलालों का राज कैसे समाप्त करना है, ये सारी बातें अध्ययन करें। फिर नंबर प्लेट जो बन रही हैं, सारी गाड़ियों पे नंबर प्लेटें लग रही हैं, ये कितने की लग रही हैं, कितने की पड़ती हैं। जाहिर तौर पे टेंडर हुआ होगा, लेकिन उसमें भी बहुत बारीकियां जो है लोग हमें बता रहे हैं। तो ये जो जनता से जुड़ा हुआ महकमा है, 20-22 लाख के आसपास गाड़ियां हैं लोगों के पास। 70 लाख की आबादी में अगर 20-22 लाख गाड़ियां यहाँ रजिस्टर है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हर तीसरे घर में कुछ ना कोई गाड़ी है। और इन सब का अध्ययन करते हुए 1 लाख लड़कियों का लाइसेंस बन चुके हैं स्टेट पे। तो स्टेट किस ढंग से वो चल रही है, आगे बढ़ रही है। तो इन सब चीज़ों को हम देख रहे हैं। लाइसेंस को कैसे हम बिल्कुल ईज़िली लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन का क्या है, पासिंग के मसले हैं। तो स्टडी चल रही है, लेकिन HRTC सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ना तो यहाँ पे हवाई मार्ग इतना सशक्त है, ना ही यहाँ पे रेलवे का मार्ग सशक्त है। HRTC की सोशल देखते हुए हमने रियायतें दे रखी हैं वेलफेयर के चलते, लेकिन कुछ कैटेगरीज ऐसी भी हैं जो कि मुझे लगता है कि अब उनको रियायतों की ज़रूरत नहीं है। वो भी हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। मुकेश जी, क्या आप गवर्नमेंट अपील भी करेगी जैसे ऐसा है, ये नीतिगत मसले हैं, मैं इस पे अभी तक कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। जिनको रियायतें दे रखी हैं उनको रियायतें हम दे रहे हैं, लेकिन मामला ये है कि ट्रांसपोर्ट के सिस्टम में किस ढंग से हमने उनको चलाना है। हमारे बसों का ऑपरेशन हमें देखना है। हमें ये देवभूमि में हम देव दर्शन कार्यक्रम भी चलाएंगे। सारी हमारी जितने भी देवस्थल हैं, चाहे चिंतपूर्णी, ज्वालामुखी, नैना देवी, बाबा बालकनाथ, चामुंडा देवी, जितने भी हैं, यहाँ पे बसें कैसे चलेंगी। हमारे हरिद्वार को जो बसें चलती हैं वो किस किस जगह से हम बसें चला रहे हैं। हम वृंदावन के लिए कैसे बसें चला रहे हैं। हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक धार्मिक सर्किट जो है, क्योंकि लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर भी मेरे पास है और उसमें सारे देव स्थलों का, तो वो भी हम सर्किट्स देख रहे हैं। कहाँ हम खुद बसें एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला सकते हैं, दूसरे दिन, चौथे दिन, छठे दिन है जहाँ लद के बस जाए हमारी। तो हम अभी तक हम पूरी तरह खुले हुए हैं। हाँ, लेकिन ये है कि देवस्थलों को बसें चलेंगी, मंदिरों को बसें चलेंगी, ये हमारा पहले से एजेंडा है। हमने पहले कहा था कि और दूसरे धार्मिकता के अलावा अगर हमारे किसी मोनूमेंट्स जहाँ पे हैं हमारे, अगर वहाँ के लिए बसें चलानी हैं, कोई टूरिस्टों ने आना है, तो सारा हम देख रहे हैं। और ये तो रेगुलेटरी डिपार्टमेंट रोज़ कुआं खोद के पानी पीने वाली बात है, तो इसलिए हम चलाएंगे और इस चुनौती को हम स्वीकारते भी हैं और इसमें हम आगे भी बढ़ेंगे।
जनता को सुविधाएं देंगे, हिमाचल प्रदेश की जनता को हर संभव सुविधा देंगे। लेकिन हम कंसर्न्ड हैं उन कर्मचारियों के प्रति जो 11,000 कर्मचारी हैं, जिनकी पेंशन के ड्यूज़ हमने देने हैं, जिनकी तनख्वाहें देनी हैं, जिनको 10-10, 12-12 तारीख तक तनख्वाह नहीं मिलती, उसको किस ढंग से हमने फर्स्ट वीक में हर हालत उनको तनख्वाह देनी है, वो सारे डिस्कशन कर रहे हैं। फाइनेंस से भी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से भी कर रहे हैं, मिल मिला के। और हमारी वर्कशॉपों की हालत देखना आपने, और हमारी ढली की भी देखे और बाकी वर्कशॉपों की, कि जो 3500 बसों का बेड़ा चला रहे हैं, जो ठीक कर रहे हैं, उनकी हालत क्या है। ड्राइवरों को ठहरने के लिए जगह नहीं है। दिल्ली में 250 बस जाती है, ड्राइवर कंडक्टर को ठहरने के लिए जगह नहीं है। तो सारा अध्ययन करेंगे। तो सरकार सर सीएम साहब ने डिसीजन लिया था हिमाचल भवन में, जिस प्रकार जो ऐसा है कि मैं एक तरफा कोई फैसले का ऐलान नहीं करना चाहता। हम एक व्यवस्था से बंधे हुए हैं। सब बातें मैं मंत्रिमंडल में जाएंगी, सब बातों पे डिस्कशन होगी। हम पूरी प्रेजेंटेशन जो है रखेंगे। हमारी वॉल्वो बसें हैं, हमारी वॉल्वो बसों का फ्लीट हमने कहाँ तक पहुँचाना है, कितनी खरीदनी है। बसें हमने अभी भी खरीदनी है। डीजल की बसेस अभी आ रही हैं 350, लेकिन इलेक्ट्रिक बसेस में अगर हमने चेंज करना है तो हमें अपनी कितनी बसेस खरीदनी है, हमने बाहर से कितनी हायर करनी है, कि किस रेट पे करनी है। इलेक्ट्रिक बसेस के साथ जो है चार्जिंग की फैसिलिटी भी चाहिए। हम चाह रहे हैं कि घाटे के जो रूट हैं उन पे जो 200 किलोमीटर से नीचे के रूट हैं, हम वहाँ पे इलेक्ट्रिक बसेस चलाना चाहते हैं, ताकि वो उस रूट में घूम जाए इलेक्ट्रिक बसेस। लेकिन हमें ये भी देखना है कि डीजल की बस आती है 35 लाख में, 32 लाख में, और इलेक्ट्रिक बस आती है 1 करोड़ के ऊपर से, 3 गुना उसकी कीमत भी ज़्यादा है। उसके लिए इलेक्ट्रिक स्टेशन भी बनने हैं। तो हर बात चीज़ का अध्ययन चल रहा है। सर नहीं, कमेटी देखो ऐसा है कि ये दो मसले जो हैं, जो गाड़ियाँ रजिस्टर हुई, गाड़ियाँ डॉक्यूमेंट फॉर्ज किए गए हैं। पूरे देश में ये गाड़ियाँ खरीदी जा चुकी थी, महंगी गाड़ियाँ, करोड़ की, 2 करोड़ की, 3 करोड़ की, और पूरे देश में ये रजिस्टर नहीं हो सकती थी। फिर हिमाचल में कैसे हो गई? हिमाचल में हुई और थोक में हुई, और फिर ये भी नहीं है कि फुल वैल्यू पे अंडर वैल्यू हुई। डॉक्यूमेंट तो फॉर्ज किए, कंपनियों ने किए, दलालों ने किए, या किसी ऑफिसर्स की नेक्सस में किसी लेवल पे तो हुआ होगा। तो हमने कह दिया कि जो ये गाड़ियों का नंबर्स का है, इसको भी हम पर्दाफाश करेंगे। वॉल्वो गाड़ियों के 1 दशक से ऑपरेशन का भी हम पर्दाफाश करेंगे, और जो भी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, हम पारदर्शिता से काम करेंगे, क्योंकि हमें HRTC सजग साधना सविनय सेवा है। तो जो हम वो मोटो है, उसको पूरी तरह। दूसरा बड़ा जल शक्ति विभाग में नहीं, देखिए, अभी तक मैं ट्रांसपोर्ट के पीछे लगा हूँ और इसका अध्ययन कर रहा हूँ। जहाँ तक जल शक्ति विभाग का सवाल है, और बहुत इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है पूरे प्रदेश में। पानी, सिंचाई, सिर्फ पानी देना नहीं है। पिछले 5 साल में सिर्फ नलके लगाने की रणनीति चलती रही, और नलका और पाइप, यही रणनीति थी। सिंचाई भी है, सीवरेज भी है, फ्लड प्रोटेक्शन भी है, और कई तरह के विभाग में काम है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मैंने पहले भी कहा कि लगभग 3500-3800 करोड़ रुपया जो है नलके लगाने पे खर्च कर दिया गया, और अगले 10 साल की पाइपें भी खरीद दी गई, और पूरे प्रदेश में बिखरी पड़ी हैं, जिसको कि मैंने कहा था उठा के जो है सिंचाई विभाग के और IPH के जल शक्ति विभाग के स्टोर्स में रखा जाए। और वो हम देख रहे हैं, सारा अध्ययन कर रहे हैं। हमारा द्वेष की कोई राजनीति नहीं है, और लेकिन जो इसमें टेंडर की जो प्रक्रिया है, मैं बहुत हैरान हूँ कि आम आदमी के लिए, सामान्य आदमी के लिए टेंडर के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी।
प्रदेश में इतने लोग हैं, भारी भरकम टेंडर लगे हुए हैं, हज़ारों करोड़ रुपए के टेंडर लगे हुए हैं। तो देख रहे हैं हम कि किस ढंग से इसका फैसले करने हैं, और फैसले होंगे इसमें निश्चित तौर पे अब मान के चलो। और भर्तियां हैं, भर्तियां जिस तरीके से हुई हैं, और पूरा उसका भी, भर्तियों का भी मैंने रिपोर्ट मंगाई है सारी, पूरे डिपार्टमेंट की, टेंडर्स की भी रिपोर्ट मंगाई है, जो काम हो चुके हैं। और बाकी हम केंद्र सरकार से भी मिलेंगे अपने राइट्स के लिए, जो हमारे हक हैं, हकूक़ हैं, जो प्रदेश में व्यवस्थाओं को, सिंचाई व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाना है, उसके लिए हम मिलेंगे। हम देख रहे हैं कि अध्ययन करने के बाद ही हम अपने विभागों का रोड मैप अनाउंस करेंगे। अभी तो हम मूल्यांकन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, जान रहे हैं, और फिर हमें किस तरफ को चलना है उस तरफ पर। और जयराम जी को मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने इतनी जल्दी कहना शुरू कर दिया सरकार फेल हो गई, सरकार ये हो गया वो हो गया। अभी तो आपने ओकोबर भी नहीं छोड़ा अभी तो आपने अपना बंगला भी नहीं छोड़ा, और उससे पहले ही आप सरकार को जो है फतवे देने लग पड़े। तो इसलिए 5 साल का समय बड़ा लंबा होता है, लंबा समय है। हम और उस समय को काटना बड़ा मुश्किल होता है। हम रह के आए हैं, 5 साल हम विपक्ष में रह के आएंगे। मेरा उनको सुझाव रहेगा, धैर्य रखें और सरकार को सेटल होने दें, सरकार को प्राथमिकताएं तय करने दें। सरकार का बजट आएगा, उसमें सरकार की प्रतिबद्धताएं जो रही हैं, हमने अगर कहा है कि जी ओपीएस देंगे, तो कहाँ से देंगे? अरे भाई, सरकार से अब आप जा चुके हैं, अब लोगों को मिल जाएगी ओपीएस। हमारी कमिटमेंट है, हर हालत में देनी है। हमारी हाईकमान ने भी कमिटमेंट की है, हमने भी सरकार के आगे आके कहा है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, देनी है। जब महिलाओं के साथ वायदे किए हैं और बिजली के वायदे किए हैं, हमारी 10 गारंटीज़ हैं, हमने उनको इम्प्लीमेंट करना है। तो इसलिए इतनी जल्दी जो है आप अभी से आपकी आंख में आ गए आंसू, अभी तो छेड़ी भी नहीं दास्तां हमने, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, एक पखवाड़ा अभी हुआ नहीं और आपने कहना शुरू कर दिया। तो इसलिए कोई भी मामला जो है, हम विपक्ष का सम्मान करते हैं, वो विपक्ष के नेता बने हैं, हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। हमने उनको कहा था, जब मैं विपक्ष का नेता था तो मैंने उनको कहा था, विपक्ष के नेता का कानून बना लो और उस कानून से जो है बहुत चीज़ें हल हो जाएंगी, लेकिन वो माने नहीं। अभी तक मैं ये तो नहीं कहता कि हम उसको फ़ायदे में लाने की कोई बात कर रहे हैं, ना ही मैं अभी तक ये कह रहा हूँ कि ब्रेक इवन पे लाने की बात कर रहे हैं। अभी तो ये है कि एचआरटीसी की व्यवस्थाएं कैसे हमने सुधारनी है, किस ढंग से 2 करोड़ किलोमीटर गाड़ी चल रही है 1 महीने में, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी सेवा है। और साथ ही ये भी है कि पर किलोमीटर घाटा भी 30 से 35 रुपये हो रहा है, और सिर्फ 6% रूट जो है मुनाफे में है। मुनाफा भी ये कि जो वो 6% रूट मुनाफे की, मैं ये कहता हूँ, जो 50 रुपये से ज़्यादा का जिनमें मुनाफा हो रहा है। और इसके अलावा जो है 10% तक रूट जो है ब्रेक इवन पे हैं, बाकी 90% रूट सारे घाटे पे हैं। तो विभाग हमारे पास आया है, विभाग की हालत सामने है, आमदनी चवन्नी भी नहीं है, खर्चा रवैया इसमें तो हम ये भी नहीं कह सकते। तो अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरफ है, दूसरी तरफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, और उसको किस ढंग से हमने रन करना है वो हम अध्ययन कर रहे हैं और निष्कर्षों पर निकल रहे हैं
कि 1350 करोड़ रुपए तो देनदारियां ही पड़ी हैं, जो कि कर्मचारियों की देनदारी है, पेंशन की देनदारी है, पुर्जे वालों की देनदारी है। फिर उसके बाद जो है कर्जे है, बसों की खरीद के कर्जे जो है 5 साल में स्प्लिट होते हैं, वो कितनी बसें खरीदी गई हैं, उनका कर्जे चुकाने हैं। प्रदेश सरकार की मदद के बगैर तो अभी HRTC रन नहीं हो सकती। प्रदेश सरकार भी खुले दिल से मदद करे, वो मैं मामला कैबिनेट में भी और मुख्यमंत्री जी के साथ भी हम रखेंगे सारी स्थितियां हल करने के लिए। हाई पावर्ड कमेटी गठित कर दी गई है और जो दोनों पक्षों से बात करके, वैसे तो 2 पक्षों के बीच की बात है, लेकिन ये मसला हल होने वाला है और मैं इतना कह सकता हूँ, इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट ये हल किया जाएगा। थैंक यू।